हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है ये हमारी सेल बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसी का एक कंटिन्यूएशन है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का भी ये तीसरा लेक्चर है। इसमें स्पेसिफिकली हम देखने वाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा टाइप, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। So let's get started with the lecture and let's see about the active transport, secondary active transport। जैसा कि हमने यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देख लिया था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या हो रहा था, वहाँ पर हम एटीपी का यूटिलाइजेशन कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लें तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हो। सेम आप वही चीज़ करते हो। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसकी मूवमेंट के लिए आप एनर्जी यूज़ करते हो, दैट इज़ आप एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हो। ये क्या था, ये था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप यहाँ पर एटीपी को यूटिलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर यू वोंट यूटिलाइज एटीपी डायरेक्टली। तो आप क्या करेंगे, आप किस तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे ताकि यहाँ पर मूवमेंट हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन है जिससे आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो ये जो कैरियर प्रोटीन हो सकता है ये दो टाइप का हो सकता है, या तो फिर ये कैरियर प्रोटीन यहाँ पे सिम्पोर्ट होगा या फिर ये कैरियर प्रोटीन एंटीपोर्ट होगा। यानी कि यहाँ पर सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट होने का क्या मतलब होता है, सिम्पोर्ट यानी कि ये हमेशा दो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएगा एक ही डायरेक्शन में, और एंटीपोर्ट का क्या मतलब होता है कि इससे दो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंडरी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मूवमेंट हो रही है वो को ट्रांसपोर्ट हो। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होती है, आई एम सो सॉरी, दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट यहाँ पे होता है साथ में। तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसका मूवमेंट होता कैसे है। तो बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को तो मूव किया जाएगा उसकी डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा वो कैसे कर रहा होगा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही मूव कर रहा होगा। तो इसको तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करते। इसमें तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है डाउन हिल मूवमेंट ही। लेकिन यहाँ पर इसके मूवमेंट से जो एनर्जी है या इसके मूवमेंट से जो एनर्जी स्टोर हो रखी थी वो उसको हार्वेस्ट किया जाएगा। जब एक मॉलिक्यूल उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव हो रहा है तो उस एनर्जी को हम हार्वेस्ट करेंगे किसके लिए, किसी और मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट करवाने के लिए। उस एनर्जी को किसके लिए यूज किया जा रहा है, किसी और मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट करवाने के लिए। तो ये किस वजह से हो सकता है, ये सिर्फ इसी वजह से हो सकता है जब टाइट कपलिंग हो दो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में और दोनों मॉलिक्यूल्स का आप साथ में ट्रांसपोर्ट करवा सको। एक जो मॉलिक्यूल है वो डाउन द हिल जा रहा है और उसी के साथ उसका फायदा उठा के दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अप हिल मूवमेंट शो कर देगा। तो ये किस टाइप का होता है, ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसके साथ साथ उसी डायरेक्शन में भी जा सकता है या फिर ये मॉलिक्यूल उसके साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। सिर्फ इसमें हमें करना क्या, इसमें हमें इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा आपको एग्जांपल बताऊँ सोडियम ग्लूकोज का, जो कि बहुत कॉमन है, और यहाँ पर ये भी आप बात ध्यान रखना, जिस मॉलिक्यूल की हम एनर्जी लेंगे ना, यूज़ करेंगे, मतलब जो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है वो मॉलिक्यूल जनरली आयन-सी होते हैं। वो मॉलिक्यूल जनरली कैसे होते हैं, आयन-सी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें जो कि बेस्ट एग्जाम्पल और काफ़ी जगह आप उसको देखोगे, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं। किसकी बात कर ली जाए, ग्लूकोज सोडियम ट्रांसपोर्टर की या सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की। तो यहाँ पे समझो एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। इस कैरियर प्रोटीन पे अब हमें पता है कि यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर वाली जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जगह है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर जगह है। तो हमें हमेशा पता है कि सेल के बाहर हमेशा सोडियम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है। सेल के बाहर ऑलवेज सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इज हायर एज कंपेयर टू इनसाइड।
सेल के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। वहीं अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होगी और कंपैरेटिवली ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कैसी होगी, सेल के बाहर कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये जो सोडियम है वो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है, नॉर्मली मूव कर रहा है, वो तो जैसे मूव करता है वैसे मूव कर रहा है, डाउनहिल मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठा के किसने मूवमेंट शो कर दी, इसी चीज का फायदा उठा के ग्लूकोज भी इसके साथ साथ अंदर आ गया। और ग्लूकोज ने किस तरीके की मूवमेंट शो कर दिया, ग्लूकोज ने अप हील मूवमेंट शो कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है सोडियम ग्लूकोज, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफी जगह देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरीके से था, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरीके से था, जिसके अपोजिट में इसका ट्रांसपोर्ट हुआ है, इसके अपोजिट में इसका ट्रांसपोर्ट हुआ है। इसी को ही यूज करके हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है ग्लूकोज का, जैसे कि इंटेस्टाइन में, किडनी में। यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, किडनी के जो सेल्स होते हैं, उन सभी सेल्स में इसी चीज़ को यूज़ करके ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर है। यही जो ट्रांसपोर्टर है वो यूटिलाइज किया जाएगा हमारी स्टमक में भी। जैसे कि अभी मैंने बताया, स्टमक से जब खाना इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो खाने में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो उस ग्लूकोज को अगर आपको एब्जॉर्ब करना है ना, तो आपको यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपने मील खाई है, आपने खाना खाया, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसमें सबसे पहले ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर डिओडेनम आता है, और डिओडेनम के बाद क्या आएगी, इंटेस्टाइन आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपने जस्ट खाने का कंजम्पशन किया, इस खाने में क्या प्रेजेंट है, इस खाने में प्रेजेंट है ग्लूकोज। अब आपको ग्लूकोज को क्या करवाना है, अब आपको ग्लूकोज को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवाना है, इंटेस्टाइन से आपको इसको एब्जॉर्ब करवाना है। तो इंटेस्टाइन के इधर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। इंटेस्टाइन के वॉल पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। इस एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके ही तो एब्जॉर्ब किया जा सकता है ग्लूकोज को। तो यहाँ पर ग्लूकोज को इनको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो अब ये ग्लूकोज किस तरीके से करता है, किस तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, ये हम देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम अगर एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, और इसमें अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर मैं एक सेल बना देती हूँ, जो कि कौन सा है, जो कि एपिथेलियल सेल है इंटेस्टाइन का। यहाँ पर इस तरीके से उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और यहाँ पर इस तरीके से वो सेल प्रेजेंट है। ये कौन सा सेल हो गया, ये इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एपिथेलियल सेल है इंटेस्टाइन का। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ क्या प्रेजेंट है, इस तरफ इंटेस्टाइन की ल्यूमेन प्रेजेंट है, जहाँ पे खाना प्रेजेंट है अभी, जहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। ये वाला जो रीजन है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये वाला रीजन बता दिया। वहीं यहाँ पर इसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट है। इधर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब यहाँ पर ग्लूकोज अभी अभी आपने खाया है, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन ऑब्वियसली ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होगा जितना सेल के अंदर है। सेल के अंदर हमेशा कंपैरेटिवली ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पर सेल के अंदर कंपैरेटिवली ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर अगर ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट बनाऊँ, तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। यहाँ पर जो ग्लूकोज का अमाउंट होगा वो कैसा होगा, लो होगा। यहाँ पर भी ग्लूकोज का अमाउंट कैसा होगा, लो होगा। मैं यहाँ पे किससे कंपेयर कर रही हूँ, इसके अमाउंट सेल से मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो सेल के कंपैरेटिवली बाहर की जगह ऑब्वियसली ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा, सेल में सबसे ज़्यादा होता है। भले ही आपने खाना खाया, लेकिन सेल में ही ज़्यादा मेंटेन रखा जाता है। अब हमें यहाँ पर इसको इसके अंदर लाना है। तो यहाँ पर सेल के बाहर ऑब्वियसली कौन प्रेजेंट होंगे, सेल के बाहर सोडियम मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, Na पॉजिटिव भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा और सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम का अमाउंट कम होगा। तो यहाँ पर हम उन्हीं ट्रांसपोर्टर को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं उन ट्रांसपोर्टर को। इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू सोडियम कैसे मूव करेगा, सोडियम तो अपना डाउनहिल मूव कर रहा है नॉर्मली जैसे वो मूव करता है,
लेकिन इसी चीज का फायदा उठा के ग्लूकोज ने भी क्या किया, ग्लूकोज ने भी मूवमेंट शो कर दी। वो भी क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, ग्लूकोज अपहील मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब आपको ग्लूकोज को सेल के अंदर तो रखना नहीं, अब आपको ग्लूकोज को आगे लेकर जाना है। कहाँ पे लेकर जाना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ। अब यहाँ से ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अब ग्लूकोज कैसे मूव करेगा, अब ग्लूकोज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है, तो अब वो आराम से डिफ्यूजन की तरह मूव कर सकता है। अब तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब वो क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर कौन से चैनल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ग्लूट चैनल, जिसके थ्रू ग्लूकोज जो है आराम से क्या करेगा, डिफ्यूजन शो करेगा। स्पेसिफिकली कौन सा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। वहीं अब सोडियम को भी आपको सेल के अंदर तो रखना नहीं है, सेल के अंदर आपको ज्यादा अमाउंट में सोडियम नहीं रखना है, उसको बाहर भेजना है आपको। लेकिन फिर वही दिक्कत आ गई कि अब सोडियम का जो अमाउंट है सेल के बाहर ज्यादा होता है, वहीं सेल के अंदर कम होता है। तो अब आपको इस सोडियम का क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस सोडियम का अपहील मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इस अपहील मूवमेंट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, सोडियम पोटेशियम पंप यूज करोगे, जिसमें 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे, वहीं 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ आएंगे। और इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी एनर्जी। 3 सोडियम अंदर की बाहर की तरफ आ रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं, और इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ा, एटीपी को यूटिलाइज करना पड़ा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट चलता है। किसके लिए, ग्लूकोज को अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलता है। आपको यही करना पड़ेगा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी का भी ये पार्ट है और सेल बायोलॉजी का भी ये पार्ट है, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि सेल और 2 एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन के बीच में हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया, इसलिए ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्ट भी इसको कहा जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, जैसे कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि एक होता है H पॉजिटिव सोडियम ट्रांसपोर्ट। H पॉजिटिव सोडियम ट्रांसपोर्ट में भी क्या यूज किया जाता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो डाउनहिल मूवमेंट कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरा मॉलिक्यूल अपहिल मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है और सेल के बाहर हमें पता है सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, सेम वही वाली कहानी, और सेल के अंदर क्या होता है, सोडियम का अमाउंट कम होता है। ऐसा ही सेम यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि जो H पॉजिटिव है, उनका अमाउंट भी सेल के अंदर कम होता है और कंपैरेटिवली सेल के बाहर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पंप आएगा, यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर आएगा, जो कि क्या करेगा, जो कि सोडियम को तो इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेकर आ रहा है, यानी कि इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, डाउनहिल मूवमेंट ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रोटॉन का कैसा होगा, प्रोटॉन का यहाँ पे अपहिल मूवमेंट होगा, उसके डाउनहिल मूवमेंट की वजह से वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशंस किस में आती हैं, ये सारी कंडीशंस आती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये पूरा अभी तक हमने किसके बारे में देख लिया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लिया है। जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम देखने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CSIR नेट, गेट, DBT, सबके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। So I hope guys this video will be very helpful to you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.